दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे भारत में मानसून की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और इसको देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम्बई ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम्बई ज्वाइन करने का अर्थ है आपका फाइनल सिलेक्शन, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसका चार्ज 4000 है, इंग्लिश मीडियम के लिए 5000। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम भारत में मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए मानसून क्या है। मानसून एक पवन है और मानसून शब्द वैसे पवन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है। मानसून एक ऐसी पवन है जिसकी दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है, और ऐसी पवन जिसकी दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है उस पवन को हम मानसून पवन कहते हैं। और मानसून को भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय बजट का जुआ भी कहा जाता है। और मानसून जो है भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में और सामाजिक आर्थिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति, जैसा कि जानते होंगे कि भारतीयों की जीवन रेखा मानसून है। तो आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के कितने सिद्धांत है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति के कई सिद्धांत है। एक तापीय संकल्पना है, एक गतिक संकल्पना है, एक जेट स्ट्रीम की संकल्पना है और एक अल्नीनो सिद्धांत की संकल्पना है। हम सारे सिद्धांत को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम तापीय संकल्पना को देखेंगे और उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे। ये भारत का मैप है, बना दिए हैं, और यहाँ पे एक ग्लोब है, याद रखिएगा, पृथ्वी है पूरा। 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 37 डिग्री कर्क रेखा है, 37 डिग्री मकर रेखा है, ध्रुव है। तापीय संकल्पना जो है, मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना में माना जाता है कि 0 डिग्री पर, जैसा कि जानते होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत होता है। और 21 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है, यानी यह जो है उत्तरी ध्रुव की ओर जो है, कर्क रेखा की ओर जो है आने लगता है 21 मार्च के बाद। क्योंकि 21 मार्च को और 23 सितंबर को यहीं पर सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, दो दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च के बाद सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है, यानी कर्क रेखा की ओर आने लगता है। और आपको पता है कि भारत यहीं पे है, कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ पे। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, आप देख रहे हैं। यही कर्क रेखा सूर्य जो है विषुवत रेखा की ओर जो है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सूर्य जो है 21 मार्च के बाद जब सूर्य कर्क रेखा की ओर आने लगता है तो आप देखेंगे यहाँ से जब सूर्य इधर की ओर जब जाएगा तो भारत का तापमान जो है ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, तापमान। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य जो है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है और यहाँ वायुमंडल है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य जो है विषुवत रेखा यहाँ है, और जैसे जैसे सूर्य जो है क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, सूर्य तिरछा होते जाता है। तो सूर्य जब कर्क रेखा की ओर जो जाने लगता है तो ऑटोमेटिक जो है जिधर जाएगा लंबवत होने का उधर का तापमान बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है। 21 जून के बाद आकर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान हो जाता है, क्योंकि सूर्य लंबवत है। तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जहां तापमान अधिक होगा वायुदाब उच्च होगा। तापमान और वायुदाब में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। वायुदाब, तापमान उच्च, वायुदाब निम्न। और हवा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है। जब सूर्य
ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है उस समय भारत में गर्मी का ऋतु रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होने लगेगा तो भारत का तापमान बढ़ने लगता है। अब भारत का तापमान बढ़ने लगता है तो भारत में जो है निम्न वायुदाब की दशा विकसित हो जाती है। जून के माह में आप देखेंगे यहाँ पे आके राजस्थान के आसपास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिक तापमान हो जाता है। निम्न वायुदाब की दशाएं जो है यहाँ पे जून माह में जो है विकसित हो जाती है काफी। और स्थल और जल के स्वभाव आप जानते ही हैं, जल जो है देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। धरती जो है जल और स्थल जो है एकाएक गर्म होगा, एकाएक ठंडा होता है। तो अब यहाँ पर हिंद महासागर है, ये जो एरिया देख रहे हैं हिंद महासागर है, देख रहे हैं भारत के नीचे हिंद महासागर है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब वायुदाब जो है विकसित हो गया है। निम्न वायुदाब की दशा विकसित हुई, लेकिन यह स्थल है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है, चूंकि सूर्य विषुवत रेखा है और यहाँ से सूर्य इधर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक तापमान क्या होगा, कम होगा। तापमान जब यहाँ कम होगा तो यहाँ हो जाएगा उच्च वायुदाब। और आप जानते ही हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो यहाँ पर जो उच्च वायुदाब है, यहाँ से अब हवाएं जो है सीधे आकर्षित होती है उच्च वायुदाब की, निम्न वायुदाब की ओर, उच्च से निम्न वायुदाब की ओर। और यहाँ उत्तर पश्चिम भाग में जो है निम्न वायुदाब की दशाएं कर्क रेखा के कारण रहती ही है। अब हवाएं जो है इधर से सीधे जो है आकर्षित होती है। चूंकि ये हिंद महासागर से आती है हवाएं, इसलिए इसमें आर्द्रता होती है। और जैसे ही यह आती है पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ वर्षा करती है, फिर एक भाग यहाँ टकराती है, छोटानागपुर के पठार पर जाती है, और फिर उत्तर पश्चिम भाग में जहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, हवाएं चारों दिशा से इधर आने का प्रयास करती है। इधर से भी आएगी, अरब की सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी, और जैसे जैसे जाएगी वर्षा करते हुए जाएगी। और यहाँ वर्षा करेगी, यहाँ वर्षा करेगी, यहाँ वर्षा करेगी, यहाँ वर्षा करेगी। जैसे जैसे वह उत्तर पश्चिम की ओर जाएगी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वह वर्षा करती उसकी नमी समाप्त होती हुई चली जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। तापीय संकल्पना में यही माना जाता है। समझ गए होंगे उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। एक बार और समझ लिए, देखिए सूर्य विषुवत रेखा पर जो है 21 मार्च को लंबवत रहता है, और 21 मार्च के बाद सूर्य कर्क रेखा की ओर चलने लगता है या उत्तरायण होने लगता है, और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो कर्क रेखा पर जब लंबवत होगा तो ये जो एरिया है यहाँ यहाँ अधिकतम तापमान हो जाता है। अधिकतम तापमान के कारण क्या होता है, निम्न वायुदाब की दशा विकसित हो जाती है। जबकि हिंद महासागर में सूर्य यहाँ से यहाँ चला आया है तो यहाँ सूर्य कम है, तो सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण यहाँ कम तापमान रहता है हिंद महासागर विषुवत रेखा के आसपास। अब तापमान जब कम रहता है और यहाँ अधिक रहता है तो यहाँ उच्च वायु, चूंकि यहाँ तापमान कम है, जहाँ तापमान कम होगा वहाँ उच्च वायुदाब होगा, यहाँ उच्च वायुदाब की दशा विकसित हो जाती है। ये जो एरिया है, और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। हवा क्या करेगा, सीधे जो है हिंद महासागर विषुवत रेखा के आसपास से, हिंद महासागर से सीधे जो है उत्तर पश्चिम भारत की ओर चलना शुरू कर देगी। क्योंकि ये हवाएं हिंद महासागर से आती है इसलिए आर्द्रता होती है, और जैसे जैसे भारत की ओर उत्तर पश्चिम की ओर जाएगी वैसे वैसे वर्षा करते हुए जाएगी। और उत्तर पश्चिम में यहाँ थार मरुस्थल है, यहाँ वर्षा नहीं होती है, क्योंकि सारी नमी तो यही बीच में समाप्त हो जाता है, और थोड़ा बहुत रहता भी है तो इसको रोकने वाला यहाँ कुछ नहीं है। वर्षा तभी होगा जब रुकने वाला, हवा को ऊपर उठाने वाला पर्वत पहाड़ हो। लेकिन थार मरुस्थल में कोई ऊंचा स्थान नहीं होने के कारण हवा यहाँ वर्षा प्रदान न करके सीधे जो है शिमला के पास जो है चली जाती है, सीधे ऊपर की जम्मू कश्मीर शिमला में चली जाती है। तो यह स्थिति है। और जैसा कि जानते होंगे निम्न वायुदाब यहाँ होने के कारण जो मानसून हवाएं है सीधे भारत की ओर आएगी, और ये जो प्राद्वीपीय स्थिति है तिरछेपन, इसके कारण जो दक्षिण पश्चिम हवाएं जो है दो भागों में बट जाती है, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दोनों जो है शाखा सीधे इधर की ओर आएगी उत्तर पश्चिम भारत में। और चूंकि ये आर्द्रता
संयुक्त होती है, इसलिए पर्याप्त वर्षा करती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति ऐसे ही होती है तापीय संकल्पना में। अब देखिए शीतकालीन मानसून क्या होता है। अब शीतकालीन मानसून में जैसा कि जानते हैं कि 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, उसके बाद जो है दक्षिणायन होने लगता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगा तो इधर शीतकाल रहता है, ठंडा रहता है, इधर गर्मी रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो शीतकाल में तापमान जब कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, ऊंच होगा, और जहां तापमान अधिक होगा वो निम्न वायुदाब होता है। तो अब ये जो एरिया जो देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर उच्च वायुदाब की दशा विकसित हो गई है। यहाँ पे उच्च वायुदाब की, चूंकि तापमान कम होने के कारण अब हवाएं इधर से मध्य एशिया से निम्न वायुदाब की ओर दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर की ओर चलना शुरू कर देती है। क्योंकि ये हवाएं स्थल से आती है, इसलिए इसमें नमी नहीं होती है, इसलिए शीतकाल में भारत में वर्षा नहीं होती है। यही उत्तर पूर्वी मानसून पवनें हैं जो शीतकाल में चलती है, क्योंकि स्थल से आती है इसलिए। तो आप समझ गए होंगे तापीय संकल्पना। अब हम गतिक संकल्पना को देखेंगे। देखिए गतिक संकल्पना में जो है, जैसा कि जानते होंगे, पहले माना जाता था कि मानसून की उत्पत्ति तापीय कारण होता है, तापीय संकल्पना सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन के कारण होती है। लेकिन अब जो है एक नई मान्यता है गतिक संकल्पना, और इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, और ये भारत है। आप देख रहे विषुवत रेखा के ठीक ऊपर भारत है। इस 30 डिग्री अंशास है, 60 डिग्री अंशास है, 30 डिग्री अंशास है, 60 डिग्री अंशास है। ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, समझ रहे हैं। अब गतिक संकल्पना में माना जाता है कि मानसून पवनों की उत्पत्ति जो है वायु दाब के पेटियों में खिसकाव के कारण होती है। वायु दाब के पेटियों में खिसकाव के कारण होती है। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसा कि जानते होंगे 21 मार्च और 30 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तो यहाँ पे लंबवत होता है, और यहाँ पे सूर्य लगातार जो है सालों भर यहाँ अधिकतम तापमान पाया जाता है। अधिकतम तापमान यहाँ पे जो पाया जाता है, इसके कारण यहाँ जो है एक निम्न वायु दाब की दशाएं जो है विकसित हो जाती है, और साथ ही साथ व्यापारिक पवनें यहाँ उतरती है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ उतरती है। इससे यहाँ इंटर जो है ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बन जाता है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, अंतरा उष्ण ITCZ बन जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यह बन जाता है। और यह जो अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, यहाँ पे निम्न वायुदाब की जो है पेटी रहती है। यानी अधिकतम तापमान के कारण, तापमान भी इसमें जिम्मेदार है। तापमान के कारण जो है पहले ही से यहाँ निम्न वायुदाब की दशाएं विकसित रहती है, और व्यापारिक हवा उतरती भी है, कन्वर्जन होता है यहाँ पे। इसको डोलड्रम की पेटी कहते हैं, डोलड्रम की पेटी। यहाँ जो है प्रतिदिन बारिश होती है इस एरिया में विषुवत रेखा पे, और शाम के 4 बजे के दोपहर के बाद। तो यहाँ पर यह स्थिति है। पहले इसको समझना है कि ये ITCZ है, यानी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, क्योंकि व्यापारिक पवनें यहाँ उतरती है, यहाँ मिलती है, एक अभिसरण क्षेत्र है। और यह क्षेत्र जो है निम्न वायुदाब की दशा जो है वाला क्षेत्र है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ तापमान अधिक होने का निम्न वायुदाब की दशा विकसित हो जाती है। और व्यापारिक पवनें जो है अनुवर्ती, जो 30 डिग्री अंशास देख रहे हैं, इस 30 डिग्री अंशास, यहाँ से व्यापारिक पवनें जो है विषुवत रेखा की ओर सालों भर चलती रहती है। व्यापारिक हवाएं सालों भर, अस्थायी पवनें हैं, परमानेंट पवन होता है, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन परमानेंट होती है। तो यह जो है अनुवर्ती क्षेत्रों से 30 डिग्री अंशास से 0 विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों से जो है वर्ष भर हवाएं चलती रहती है, वर्ष भर चलती रहती है। इसको समझना है। अब क्या होता है कि सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तरायण होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। तो ये अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। सूर्य जैसा कि जानते होंगे 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर यहाँ पर लंबवत होता है।
और लंबवत होगा, और उसके बाद 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। तो उसके बाद 30 जानते 21 जून को सूर्य जो है यहाँ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है, कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। तो अब क्या है कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो डोलड्रम के जो अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये खिसक जाता है उत्तरी अंशांश की ओर, भारत की ओर। यहाँ पर भारत है ही, यह सीधे 30 डिग्री पर खिसक जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सीधे जो है खिसक जाता है, सूर्य उत्तरायण होता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है यहाँ खिसक जाता है, और पहले ही से जानते हैं कि यहाँ व्यापारिक पवने यहाँ है, ये जो व्यापारिक पवने हैं, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता रहती है, स्थल की अधिकता उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, समुद्री समुद्र है। तो ये पवन क्या करती है कि सीधे विषुवत रेखा को पार कर जाती है, क्योंकि अयनवर्ती क्षेत्रों से दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच जो है, 0 से 5 डिग्री, 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच व्यापारिक पवने सालों भर चलती है, अस्थायी पवने हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर। तो चूंकि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण क्या होता है कि ये जो पेटिया है खिसक जाके 30 डिग्री ITCZ जो है खिसक जाता है, 30 डिग्री अंतरा उष्णकटिबंधीय अंशांश तक जो है विस्तारित हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि ये व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को पार करके और अपनी दिशा, अब इसकी दिशा की किधर है देखिए, इधर से जा रही है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, दक्षिण पूर्व है। अब जैसे ही जो है विषुवत रेखा को पार करेगा, कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, ऐसे हो जाती है। इधर से हवा जिधर से आती है वही उसकी दिशा होती है, याद रखिए। कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा जो है सीधे जो होती है वह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है इसकी दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। और चूंकि ये सागर से आती है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें रहती है, ये समुद्र से आती है, इसमें पर्याप्त नमी होती है, इसलिए पर्याप्त वर्षा करती है। यही दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो है मानसून पवनें हैं, गतिक संकल्पना के अनुसार यही कहा जाता है। और फिर जब शीतकाल होता है, जब सूर्य जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाता है, तो यह पेटी खिसक जाता है, फिर विषुवत रेखा पर आ जाएगा। और भारत में आई पहले ही उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में जो है चल रही है, और चूंकि ये जो है अस्तर से आती है इसलिए में पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए शीतकाल में वर्षा नहीं हो पाती है। आप समझ गए होंगे। आपको व्यापारिक पवनें समझना होगा, और यह समझना होगा कि हवा की पेटियों में खिसकाव जो है ITCZ का खिसकाव सूर्य के उत्तरायण होने के कारण होता है। जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी कर्क रेखा की ओर आने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की ओर आने लगता है, तो ITCZ जो है, यानी यह एक निम्न वायुदाब क्षेत्र है, निम्न वायुदाब का डोलड्रम की पेटी है, यह 30 डिग्री तक इस ITCZ का विस्तार हो जाता है। इस विस्तार के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दक्षिणी विषुवत रेखा को पार करके इसकी दिशा जो है बदल जाती है, विक्षेप कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। क्योंकि ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं जो जल से आती है, महासागर से आती है, इसलिए यहाँ पर्याप्त वर्षा करती है। तो गतिक संकल्पना में यही बताया जाता है। और जैसे ही जो है सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, फिर जो है डोलड्रम की पेटी ITCZ अपने स्थान पर आ जाता है, फिर दक्षिण की ओर खिसकता है, और भारत पे जो है उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें पहले ही से चल रही है, इसलिए शीतकाल में इससे वर्षा नहीं हो पाती है। तो यह जो है गतिक संकल्पना में है, बाकी PDF पढ़िएगा, आपको बता दिए हैं। अब हम लोग जेट स्ट्रीम की संकल्पना देखेंगे। जेट स्ट्रीम जो है 20 डिग्री उत्तरी अंशांश और दक्षिणी अंशांश से ध्रुव की ओर चलने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर जो है चलती है। इस पवन का खोज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। एक जब अमेरिकी जो है बम वर्षक विमान जो है जब जापान की ओर जा रहा था, तो उसको विपरीत रुख का सामना करना पड़ रहा था।
जब जापान से बम गिरा के जब अमेरिका की ओर लौट रहा था तो उसको लाभ मिल रहा था हवा के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण। तो उसी समय इसकी खोज की गई थी और इसीलिए इस प्रबल तीव्र वायु को जो है जेट स्ट्रीम का नाम जो है दिया गया है। यह जेट स्ट्रीम जो है शीतकाल में जो है भारत के ऊपर जो है देख रहे हैं कि भारत के ऊपर जो है जेट स्ट्रीम चलता है पश्चिम से पूरब। ये पश्चिम का साइड है और ये पूरब का साइड है, ऐसे जेट स्ट्रीम चलता है। लेकिन हिमालय पर्वत और तिब्बत के पठार के कारण इसकी दो शाखाएं हो जाती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और एक शाखा हिमालय के दक्षिण में भारत की ओर जो चलने लगती है। यह स्थिति है और शीतकाल में चलने लगती है। शीतकाल में जो है यह जो है चलने लगती है। अब देखिए शीतकाल में जो है जब ये जो है पछुआ जेट जो है जब भारत की ओर चलने लगेगी तो अब शीतकाल में जब सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है, मई माह में देखेंगे 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, भारत में गर्मी होने लगती है। तो मई आते आते तक काफी गर्मी हो जाती है। इस गर्मी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक शीतकाल में तो उच्च वायुदाब रहता है, ठंडा में क्योंकि तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब रहता है। लेकिन मई माह में जो है मई आते आते तक तापमान जो है अधिक होने का निम्न वायुदाब की दशाएं विकसित हो जाती है। लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम क्या करता है, जेट स्ट्रीम क्योंकि अधिक गर्मी के कारण हवाएं जो है ऊपर की ओर फैलती है, उठती है। लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम है यह क्या करता है, वायु को भारत में जो है जो एरिया जो है मई माह में जो गर्मी के कारण जो है हवाएं ऊपर की ओर जो फैलती है उसको ऊपर की ओर उठने नहीं देती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है। वर्षा तभी होगा जब वायु ऊपर उठेगा, चाहे पर्वत के सहारे उठे या स्वतः गर्म होकर ऊपर उठे। जब तक वायु गर्म होकर ऊपर नहीं उठेगा तब तक वर्षा नहीं करेगा, ये याद रखिए। तो ये जेट स्ट्रीम क्या करता है, जेट स्ट्रीम वायु को ऊपर उठने से रोकता है, जिसके कारण मई माह में जो है भारत में जो है गर्मी मई माह में अत्यधिक गर्मी के कारण बावजूद भी वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन अब हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए मई महीने में अधिकतम तापमान के बाद वर्षा नहीं हो पाती है। अब पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण क्या होता है, ये जो पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण ही हवाएं जो है उत्तर दक्षिण की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में प्रभावित होती है। शीतकाल में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो पछुआ जेट स्ट्रीम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और पछुआ जेट स्ट्रीम जब समाप्त होगा तो क्या होगा, तिब्बत के पठार गर्म होकर तिब्बत के पठार की गर्मी से, क्योंकि तिब्बत के पठार वाष्प के रूप में गर्म वाष्प के रूप में काम करता है, गर्मी के कारण एक पूर्वी जेट स्ट्रीम का उदय होता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम जैसा कि जानते होंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है और यही जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होगी। और इस पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण क्या होती है कि हवाएं जो है भारत में जो है निम्न वायुदाब की दशाएं जो है विकसित हो जाती है, क्योंकि जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, समझ रहे हैं। तो भारत में जो है निम्न वायुदाब की दशाएं विकसित हो जाती है पूर्वी जेट के स्ट्रीम के कारण। और क्योंकि अत्यधिक यहाँ कर्क रेखा पर लंबवत है, सूर्य कर्क रेखा है, सूर्य लंबवत है 21 जून को। जून में जब लंबवत रहता है तो अधिक तापमान के कारण क्या रहता है, निम्न वायुदाब की दशाएं विकसित हो जाती है। और ऊपर में जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम रहता है कि तिब्बत के पठार गर्म होने के कारण उसकी पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हो जाती है। और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करता है, समझ रहे हैं, भारत में निम्न वायुदाब को जो है और विकास करने में सहायता करता है। और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ये जो निम्न वायुदाब की हवाएं है ऊपर खींचती है, अपने ऊपर खींचती है। और जैसे ही ऊपर की ओर खींचेगी क्या करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के अब हिंद महासागर से हवाएं जो है सीधे भारत की ओर आकर्षित होती है। इससे जैसे ही खींचती है सीधे आकर्षित होती है, यही केरल के पास मानसून पर विस्फोट हो जाता है मानसून का।
तो आप जैसा कि जानते हैं, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम, तिब्बत के पठार के कारण जो पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, जिस कारण धरातलीय गर्म पवन ऊपर उठने लगती है। समझ रहे हैं, धरातलीय गर्म पवन ऊपर उठने लगती है और धरातल पर निम्न वायुदाब की दशाएं विकसित हो जाती है। क्योंकि ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जो भारत के पवन है, गर्म होकर पवन को ऊपर उठाती है, खींचती है। जब ऊपर खींचेगी तो नीचे हवा का घम कम हो जाएगा, तो हिंद महासागर सीधे हवा मार करता है। जैसे ही मार करता है, मानसून सीधे विस्फोट करता है। अब देखते हैं, जब मानसून विस्फोट करता है तो अचानक बारिश आ जाती है। यही जो है जेट स्ट्रीम की संकल्पना है। अब अल नीनो सिद्धांत देखिए, हम अल नीनो सिद्धांत को भी बताएंगे। अब इसी मैप में हम बताते हैं एल नीनो सिद्धांत। देखिए, एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो 4 से 5